Please subscribe the Rural Study YouTube channel and press the bell icon to get latest updates and notifications. देन ये रहा हमारा आज का मैथ फैक्ट। ये मैथ फैक्ट कहता है कि ऑड नंबर्स नीड टू एंड इन 1, 3, 5, 7, 9 एंड ईच ऑफ द नंबर्स हैव एन ई इन इट, therefore the argument all odd numbers have an e is always true। मतलब ऑड नंबर्स जो 1, 3, 5, 7, 9 जैसे नंबरों से ख़त्म होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके अंत में ई ज़रूर होता है, या हम कह सकते हैं कि उसमें ई ज़रूर आता है। और जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं हम या कहना हमारा सही ही है कि उसमें ई होता है। तो चलिए अब हम अपने अगले बायोलॉजी फैक्ट में बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बायोलॉजिकल फैक्ट की तरफ। या बायोलॉजिकल फैक्ट कहता है एवरी सेकेंड 2 to 3 million red blood cells are produced in the bone marrow and released into the circulation। मतलब हर 1 सेकंड में जो बोन मैरो होता है हमारा, वो 2 से 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेशन के दौरान छोड़ता है। अब हम पता कर लें कि पर डे के हिसाब से कितना रेड ब्लड सेल हमारा बोन मैरो रिलीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से कि रेड ब्लड सेल बोन मैरो से एक दिन में 260 बिलियन रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं और 135 बिलियन वाइट ब्लड सेल्स निकलते हैं। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि 1 सेकंड में कितने वाइट ब्लड सेल्स निकालते हैं। आप अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। अब हम पहुंच चुके हैं अपने फिजिक्स फैक्ट की तरफ। या फिजिक्स फैक्ट कहता है कि इन समरी साउंड वेव्स ऑलवेज जनरेट अ लिटिल हीट as they travel and they ultimately almost always end up completely as heat when they are absorbed by materials. However, the amount of energy carried by sound waves is very small, so that the amount of heat they generate is typically insignificant। अब जैसे कि यह कहता है कि जो साउंड होता है, खासकर में समझाएं तो जो आवाज़ होती है और उसकी आवाज़ की वेव्स जो हमसे निकलती है, वो हल्की सी एक हीट को जन्म देती है। वो इधर से उधर क्या करती है, ट्रैवल करती है और कभी ऑलवेज एंड अप और ख़त्म हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी उस साउंड के पास है वो एकदम थोड़ी सी होती है। सो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी एकदम थोड़ी सी निकलती है। अगर इसे ज़्यादा गौर से समझें तो जब हीट कोई ऑब्जेक्ट जब साउंड कोई ऑब्जेक्ट पर क्या होती है, टकराती है और वाइब्रेट होती है, देन जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है उसमें जो हीट है वो साउंड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता और जाके क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो साउंड की जो स्पीड होती है वो घट जाती है, जिससे जो हीट होती है वो लिटिल एब्जॉर्ब होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री फैक्ट की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं अपने केमिस्ट्री फैक्ट पर। या केमिस्ट्री फैक्ट कहता है ग्लास however is actually neither a liquid supercooled or otherwise nor a solid, it is an amorphous solid, a state somewhere between those two states of matter, and yet glasses liquid like properties are not enough to explain the thicker bottom windows
because glass atoms move too slowly for changes to be visible। मतलब ये केमिस्ट्री फैक्ट कह रहा है कि जो ग्लास है वो ना ही एक लिक्विड है यानी तरल पदार्थ है, ना ही बहुत ठंडा है मतलब सुपर कूल्ड, और ना ही एक सॉलिड है यानी एक ठोस पदार्थ है। ये क्या है? एक मोरफॉलस सॉलिड है, मोरफॉलस सॉलिड है। इसे कैसे समझ सकते हैं? अ स्टेट समवेयर बिटवीन दोज टू स्टेट्स ऑफ मैटर। एक ऐसा स्टेट मतलब जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, सो वैसे कहते हैं कोई 2 स्टेट्स जिसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, मतलब वो ये जो ग्लास है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है कुछ। अगर इसे ध्यान से समझे तो ग्लास का जो है वो उसकी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज है, मतलब वो एक तरल पदार्थ जैसी उसमें प्रॉपर्टीज है, आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द थिकर बॉटम एंड विंडोज। पर अब देखो नीचे के हिस्से जो एकदम मोटे मोटे खिड़कियों जैसे हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में नहीं बनेगा, बिकॉज ग्लास मूव्स टू स्लोली फॉर चेंज टू बी विजिबल। अब सबसे इजली तरीका है कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे 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 या एटम्स कह सकते हैं उन्हें, उसके मॉलिक्यूल बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे मतलब हम कह सकते हैं पिघलते हैं। जैसे सॉलिड को आइस बनाओ तो वो लिक्विड होती है पिघल के, बट ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स भी पिघल रहे हैं पर बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। क्या पता ये अपनी लाइफ ही बीत जाए। तो चलिए अब अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन से सब्जेक्ट पर है जानते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने अगले फैक्ट ज्योग्राफिकल फैक्ट की तरफ, या ज्योग्राफिकल फैक्ट कहता है ऑल्थो द मून इज अबाउट एज वाइड एज ऑस्ट्रेलिया, इट इज एक्चुअली मच बिगर व्हेन यू थिंक in terms of surface area. It turns out the surface of the moon is much larger than that of Australia. The land area of Australia is some 7.69 million square kilometers. हालांकि हम सब क्या सोचते हैं कि जो मून है वो ऑस्ट्रेलिया से क्या है, चौड़ा ज़्यादा है, बट हम उसको किस लेन देन में सोचते हैं कि सरफेस एरिया अगर मून का बड़ा है देन वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा चौड़ा है मून, चंद्रमा। बट अगर इट टर्न्स आउट द सरफेस एरिया ऑफ द मून इज मच लार्जर देन, ये हम तो सोचते ही हैं कि जो मून का सरफेस एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है वो क्या है 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। बट अगर मैं इसको एक फैक्ट की तहत कहता हूँ कि मून जो ऑस्ट्रेलिया है वो मून से ज़्यादा चौड़ा है, जैसे कि आप फोटो में देख के पता कर सकते हैं। बस मैं इसको फैक्ट के तहत कहता हूँ। अगर सरफेस एरिया की बात करें तो मून ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बड़ा है और चौड़ा है, बट फैक्ट के तहत मैं कह रहा हूँ और इस फोटो के भी तहत कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो मून से ज़्यादा चौड़ा है। तो हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट कहता है कि फ्रॉम 1912 to 1948 in 7 Olympiads over 151 Olympic medals were awarded in artistic competitions. Growing up in the French autocracy, Coubertin used a classical education. ये वाला हमारा ऐतिहासिक फैक्ट है जो कहता है कि 1912 से लेके 1948 तक जो 151 मेडल्स दिए गए थे वो आर्ट कंपटीशन के लिए दिए गए थे। क्यों? ताकि जो फ्रेंच है मतलब फ्रांस, वहाँ पर इसकी जो ऑटोक्रेसी है उसको बढ़ा सकें। और कॉबर्टन वेल आर यूज्ड अ क्लासिकल, और ये जो चीज़ है इसे एक शिक्षा के लिए क्या किया जाए, यूज किया जाए। हाँ, तो ये तारीख को हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट में याद रखनी है कि 1912 से लेकर 1948 तक जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 151 ओलंपिक
मेडल्स आर्ट कंपटीशन के लिए दिए गए थे। ये वाली डेट हमको याद रखनी है, 1912 टू 1948। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट फैक्ट पर। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने सिविक्स फैक्ट की तरफ। या सिविक्स फैक्ट कहता है द ईवीएम वेयर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन द बाय इलेक्शन टू नॉर्थ पैरावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें हम अपना वोट देते हैं, वो पहली बार 1982 में एक इलेक्शन द्वारा नॉर्थ पैरावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि केरला में है, वहाँ पर गिनी हुई पोलिंग स्टेशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है 1982, जहाँ पे ईवीएम पहली बार यूज़ हुई थी केरला में। और ये कौन सी जगह, नॉर्थ पैरावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूज़ हुई थी। ये वाला नाम हमें याद रखना है ना। हाँ, तो हमने ये समझ लिया, ये था सिविक्स फैक्ट कि ईवीएम जो थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो 1982 में पहली बार इलेक्शन द्वारा नॉर्थ पैरावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि केरला में है, वहाँ पे गिनी चुनी संख्याओं पोलिंग स्टेशन पे ये यूज़ हुई थी। चलिए अब अपने अगले फैक्ट की तरफ। अब ये रहा हमारा एक कंप्यूटर फैक्ट। ये कंप्यूटर फैक्ट कहता है कि द माउस इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट इन 1964 एंड कंसिस्टेड ऑफ अ वुडन सेल, circuit board and two metal wheels that come into contact with the surface it was being used on. Now, एक माउस, ये कह रहा है कि जो एक माउस था जो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा 1964 में बनाया गया था, जिसमें एक वुडन सेल थी, वो जो माउस था वो लकड़ी का बना था, जिसमें एक सर्किट बोर्ड था ताकि करंट पास कर सके माउस को चलाने के लिए, और दो मेटल व्हील से जो कि क्या थे, सरफेस से क्या थे, कांटेक्ट में थे, ताकि जो कंप्यूटर है उस पे एरो जो घूमता है वो चल सके और जो भी वो काम करता है वो कर सके, माउस को कांटेक्ट में लाके चलाने में। नाउ अब हम समझते हैं कुछ और अच्छे से। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो माउस था वुडन वाला, ये किस साल में, जो भी यहाँ पर दे रखा है हम उसके हिसाब से कब कौन से साल में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। अभी मैं इसको हटा दूंगा, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये कैसे कैसे बना है कि वुडन सेल है, मेटल व्हील्स हैं, ये सब कैसे कैसे बना है, बस इतना याद रखना है हमको। तो नाम अच्छे से याद कर लीजिए। द माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट इन 1964, consisted of wooden cell, circuit board and two metal wheels had that come into contact with the surface it was being used on. अगले फैक्ट पे चलते हैं। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ, लैंग्वेज फैक्ट। ये लैंग्वेज फैक्ट कहता है जोहान गुटेनबर्ग होल्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग द इन्वेंटर ऑफ द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। इन 1455 गुटेनबर्ग प्रोड्यूस्ड what is considered to be the first book ever printed, a Latin language Bible printed in Mang, Germany। यह लैंग्वेज फैक्ट बता रहा है कि जोहान गुटेनबर्ग जो कि एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, एक प्रिंटिंग प्रेस की सीधी बात से कहें प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर कहते थे। उन्होंने 1455 में अपने प्रिंटिंग प्रेस से एक पहली बुक छापी। क्या छापी? पहली बुक छापी, जिसका नाम था अ लैटिन लैंग्वेज बाइबल। मतलब वो जो बाइबल थी वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। बाइबल जो कि चर्च में पढ़ा जाता है, उनकी वहाँ की सबसे रिलीजियस बुक है। और ये कहाँ लिखी गई थी लैटिन भाषा में? मेंज, जो कि जर्मनी में है। हाँ, तो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस पर ध्यान देने हैं लर्न करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें नाम याद कर लेना है कि किन्होंने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस और किसने लिख डाली, किस साल में लिख डाली, उस बुक का नाम क्या था और कहाँ लिखाई गई।
नाउ ठीक है, अब चलते हैं अपने, अब हमारा यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बगल वाले घंटे को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।